हेलो साथियों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मार्च 2025 का करंट अफेयर, जो आपके यूपी आर ओ आर यूपी आर ओ ए आर ओ री एग्जाम 2023 के लिए इम्पोर्टेंट होगा। दूसरा, यूपी पीसीएस मेंस होने वाला है और मेंस में आपको सरकारी योजनाएं डालनी होती हैं कि किस क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र हो या पर्यावरण हो, जिससे भी, तो आपको वहाँ भी योजनाएं डालनी है। तो पेपर 5 और पेपर 6 के लिए आपको योजनाएं भी यहाँ से देखने को मिल जाएंगी, 2024 के लिए और 2025 वाला उसके लिए भी। तो ये है हमारा मार्च 25 का करंट अफेयर पूरे महीने का। करंट अफेयर ये सिर्फ यूपी का स्पेशल, यूपी स्पेशल करंट अफेयर। तो हम देखते हैं कि मार्च में यूपी में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई और कौन कौन से मुद्दे रहे चर्चा में। तो पहला है, बात करते हैं वाराणसी में डॉल्फिन सफारी चर्चा में क्यों है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में डॉल्फिन सफारी स्थापित करने की घोषणा की है। अब यदि क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में के किस शहर में डॉल्फिन सफारी स्थापित की जा रही है, और उसमें ऑप्शन दे दे जहाँ जहाँ से गंगा बहती है, बात करें उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड की और बिहार या झारखंड या पश्चिम बंगाल, तो आपको वहाँ पे उत्तर प्रदेश लगाना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के यूपी से देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं सफारी के बारे में। सफारी क्या है? तो ये सफारी वाराणसी जिले के कैथी से ढकुआ गांव के बीच स्थापित किया जाएगा। इस क्षेत्र में डॉल्फिन की संख्या सबसे अधिक पाई गई है। ठीक है। वाराणसी जिले में गंगा डॉल्फिन गंगा नदी में डॉल्फिन संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉल्फिन मित्र भी नियुक्त किए हैं। उद्देश्य क्या है इसका? गंगा नदी में गैंगेटिक डॉल्फिन की संख्या में वृद्धि को बढ़ावा देना, उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा सुनिश्चित करना, इसके अतिरिक्त इको टूरिज्म को प्रोत्साहित करना है। डॉल्फिन में वन विभाग के सहयोग से लोगों को डॉल्फिन संरक्षण के महत्व के बारे में भी शिक्षित किया जाएगा। अब बात करते हैं डॉल्फिन की स्थिति। तो IUCN की में देखते हैं, तो IUCN में डॉल्फिन को लुप्तप्राय घोषित किया गया। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में शामिल है और साइट्स के परिशिष्ट 1 में शामिल है और CMS कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज के परिशिष्ट 1 में शामिल है। तो प्रोजेक्ट यानी डॉल्फिन को लेकर सरकार ने कौन कौन सी परियोजनाएं चला रखी? तो पहला है प्रोजेक्ट डॉल्फिन। दूसरा, बिहार में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है और राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर से अभी 2-3 साल से ही मनाना स्टार्ट हुआ है। ये हो गया आपका। आगे बात करते हैं। अभी रिपोर्ट जारी हुई है, ये आपके मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी मेंस लिख रहे हैं 2024 का, अपडेट करने के लिए आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। चर्चा में क्यों? स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश ने देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ये आपको क्वेश्चन प्री में भी और मेंस में भी पूछ सकता है, जहाँ 26 स्टार्टअप्स ने यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त किया। अब ये यूनिकॉर्न क्या है? यूनिकॉर्न वो होती है, वो निजी स्वामित्व वाली ऐसी कंपनी है जिनकी जो नेटवर्थ है वो $1 बिलियन से अधिक होती है। रिपोर्ट के बारे में देखते हैं, रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश ने स्टार्टअप इकोसिस्टम में उल्लेखनीय प्रगति की है। परिणाम स्वरूप राज्य में 14,000 से अधिक स्टार्टअप उभर चुके हैं। अब यदि स्टार्टअप से रिलेटेड या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए स्टार्टअप्स के बारे में। उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहाँ 49 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्टअप्स सक्रिय हैं। अगला देखते हैं। पहले स्टार्टअप का केंद्र केवल नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ और कानपुर जैसे बड़े शहर थे, लेकिन अब छोटे शहरों में भी इन स्टार्टअप का तेजी से विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश के शीर्ष 10
स्टार्टअप हब शहर कौन से हैं? तो बात करें उत्तर प्रदेश के शीर्ष 10 स्टार्टअप हब शहर में नोएडा सबसे आगे है, जहाँ पे सर्वाधिक स्टार्टअप है। कल कितने हैं? 3418 स्टार्टअप्स कार्यरत है। उसके बाद लखनऊ का स्थान आता है, उसके बाद गाजियाबाद, उसके बाद कानपुर। बात करें बनारस में 406, आगरा में 359, मेरठ में 291, प्रयागराज में 283 स्टार्टअप्स, वहीं गोरखपुर में 201 और बरेली में 177 स्टार्टअप कार्यरत है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश का देश में क्या योगदान है स्टार्टअप के मामले में। तो उत्तर प्रदेश का भारत के कुल मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में 9.6% की भागीदारी है। तो उससे पहले किसकी ज़्यादा भागीदारी? दिल्ली की 10% और कर्नाटक की 10.6%। से थोड़ा पीछे होने के बावजूद उत्तर प्रदेश की तेजी से बढ़ती हिस्सेदारी इसे जल्द ही दूसरे स्थान पर पहुंचा सकती है। आगे बढ़ते हैं। बिठूर महोत्सव चर्चा में क्यों है? ये 21 से 23 मार्च 2025 तक उत्तर प्रदेश के कानपुर में बिठूर महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो इस महोत्सव के बारे में जानते हैं क्या है। यह महोत्सव प्रतिवर्ष कानपुर के ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल बिठूर में आयोजित किया जाता है। इस महोत्सव में 1857 की क्रांति की गौरवशाली झलक देखने को मिलती है। साथ ही छवि, रंगमंच, संगीत, नाट्य और विभिन्न संस्कृतियों की मनोरम प्रस्तुतियां की जाती हैं। इस वर्ष का महोत्सव उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की साझा संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत पर आधारित था। ये आपको महाराष्ट्र की साझा संस्कृति यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है प्रीलिम्स में। बात करते हैं नेजा मेला चर्चा में क्यों? हाल ही में उत्तर प्रदेश प्रशासन ने संभल में, कहाँ पर लगता है ये? संभल में आयोजित होने वाले नेजा मेले पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस मेले के बारे में जानते हैं। यह मेला विदेशी आक्रांत महमूद गजनवी के भतीजे और सेनापति सैयद सलार मसूद गाजी की याद में आयोजित किया जाता था अभी तक। किसके? महमूद गजनवी के भतीजे और सेनापति अब्दुल सलार गाजी की कब्र उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित है, जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान और महमूद गजनवी के बीच हुए संघर्ष में गजनवी की सेना के कई सैनिक मारे गए थे। इन सैनिकों की मज़ारें कहाँ बनाई गई थी? संभल में, जो बाद में श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बन गई। बाद में इन्हीं जगह पर नेजा मेले का आयोजन किया जाने लगा। उल्लेखनीय है कि संभल पृथ्वीराज चौहान की राजधानी भी रही थी। तो नेजा मेले पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया? तो महमूद गजनवी ने 1000 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और सोमनाथ मंदिर कहाँ पे? गुजरात में सहित कई धार्मिक स्थलों को नष्ट किया। उसके सेनापति सैयद सलार मसूद गाजी को इन आक्रमणों का प्रमुख सूत्रधार माना जाता है। ऐसे में एक लुटेरे और हत्यारे की स्मृति में मेला आयोजित करना उचित नहीं है, इसलिए नेजा मेला पर प्रतिबंध लगाया है। मेला की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि विदेशी आक्रांताओं से जुड़ी है, इसलिए यह सांप्रदायिक तनाव का कारण बन सकता है, इसलिए प्रतिबंध लगाया गया है। अब बात करते हैं अगला टॉपिक, नगर निगम बनेंगे सोलर सिटी। 13 मार्च 2025 को गोरखपुर में आयोजित क्या? राष्ट्रीय स्वास्थ्य वायु कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कहाँ आयोजित किया गया? तो ये इसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस गोरखपुर में आयोजित की गई। जब ये तो नेशनल उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कितने सभी 17 नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। अब ये पूछ ले यदि सौर ऊर्जा को लेकर के सरकारी पहल कौन कौन से हैं यूपी में, तो यहाँ पर आप एक टॉपिक ऐड कर सकते हो कि सभी 17 नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस पहल के तहत रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे ऊर्जा आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण दोनों सुनिश्चित हो सकेंगे। सरकार सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, सौर स्ट्रीट लाइट्स, सौर जल तापन प्रणाली जैसी योजनाओं को लागू करेगी। इस योजना से ऊर्जा लागत में कमी आएगी और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। यह पहल प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगी। सोलर सिटी क्या है? यह एक ऐसा शहर होता है जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को मुख्य रूप से सौर ऊर्जा से पूरा करता है। इसमें बिजली उत्पादन हो गया, परिवहन, जल आपूर्ति और अन्य बुनियादी सेवाएं
सौर ऊर्जा पर निर्भर होती हैं। इस अवधारणा का मुख्य उद्देश्य रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का अधिकतम उपयोग करना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। ये हो गया आपका सोलर सिटी। अब बात अगले टॉपिक की करते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के अंतर्गत। जायद फसलें, अभी तक रबी और खरीफ की फसलें ही किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत आती थी। तो 19 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने जायद की 9 फसलों को किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत शामिल करने का निर्णय लिया। यूपी में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कहीं से कोई उम्मीद नहीं है, तो ये पूछ सकता है कि किसान क्रेडिट कार्ड में जायद फसलों, जो 9 फसलें हैं, वो कौन कौन सी शामिल की गई। दूसरा, किसानों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन कौन सी योजना चालू की जा रही है। तो पेपर 5-6 में ये आप बोल सकते हो कि किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत जायद फसलें शामिल की गई, ये भी एक पहल। जायद फसलों के बारे में, जायद फसलें वह फसलें होती हैं जो रबी और खरीफ मौसम के बीच की अवधि में उगाई जाती हैं। इन फसलों में तेज गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने की क्षमता अधिक होती है। इनकी, जायद की प्रमुख फसलों की बात करें तो खीरा हो गया, कद्दू, करेला, तरबूज, ककड़ी, गन्ना और मूंगफली। उत्तर भारत में जायद की फसलें आमतौर पर मार्च से अप्रैल में ही बोई जाती हैं। बात करते हैं किसान अब मूंगफली, मक्का, मूंग, उड़द, पपीता, लीची, तरबूज, खरबूजा और आंवला जैसी फसलों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड और फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो कौन कौन सी फसलें, ये आपको पता होनी चाहिए जो किसान क्रेडिट कार्ड और फसल बीमा योजना के अंतर्गत शामिल की गई हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की बात करें तो ये 1998 में शुरू हुई थी। किसानों की ऋण आवश्यकता यानी कृषि संबंधी खर्चों की पूर्ति के लिए पर्याप्त और समय पर ऋण की सुविधा प्रदान करना और आकस्मिक खर्चों के अलावा सहायक क्रियाकलापों से संबंधित खर्चों की पूर्ति करना। यह ऋण सुविधा एक सरल कार्य अवधि के माध्यम से तथा आवश्यकता के आधार पर प्रदान की जाती है। अभी पीछे किसी पेपर में, आईएएस के पेपर में क्वेश्चन पूछा है, किसान क्रेडिट कार्ड में कौन कौन सी फैसिलिटी प्रदान कर रही है गवर्नमेंट, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा हुआ था आईएएस से। तो हो सकता है आपके पीसीएस या आरओआर में पूछ ले। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये गोरखपुर में आयोजित हुई। कॉन्फ्रेंस के बारे में देखते हैं, तो गोरखपुर नगर निगम और WRI इंस्टीट्यूट इंडिया के संयुक्त प्रयास से इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसका नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। मुख्यमंत्री ने कॉन्फ्रेंस में पर्यावरण संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन न्यून करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, टेक्नोलॉजी और जन जागरूकता के समन्वय से ही नेट जीरो लक्ष्य 2070 प्राप्त किया जा सकता है। आगे उन्होंने संबोधन बताया कि 2017 से अब तक 17 लाख हेलोजन हटाकर LED स्ट्रीट लाइट उत्तर प्रदेश में लगाई गई, जिससे 1000 करोड़ रुपए की बचत और ऊर्जा की खपत में कमी हुई है। मुख्यमंत्री ने आगे क्या बताया कि लखीमपुर में केले के रेशे के उत्पाद बनाने के लिए एक प्लांट की आधारशिला रखी गई, जहां निर्मित उत्पाद 3 माह में विघटित होकर मिट्टी में मिल जाएंगे। इस कॉन्फ्रेंस में 2027 तक गोरखपुर को खुले में कचरा जलाने के मुक्त करने के लिए प्रभावी रणनीति तैयार करने पर भी चर्चा हुई। यहाँ पे भी ये इम्पोर्टेंट है कि बोल दे के गोरखपुर को खुले में कचरा जलाने से मुक्त करने का निर्णय कब तक किया जाएगा, या कब तक होगा, तो ये 2027 तक होगा। अब देखते हैं WRI इंडिया, क्योंकि गोरखपुर नगर निगम और उसी ये WRI इंडिया ने, तो WRI इंडिया के बारे में जानते हैं। यह है WRI इंडिया, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया, एक स्वतंत्र अनुसंधान संगठन है जो इंडियन रिसोर्स ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत है। यह वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट से प्रेरित और संबंध है, जो वैश्विक पर्यावरण और विकास चुनौतियों के समाधान हेतु 1982 में वाशिंगटन DC में स्थापित किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य पर्यावरण रूप से स्वस्थ और सामाजिक रूप से न्याय संगत विकास को बढ़ावा देना है। आज के टाइम पे जो लेंदी क्वेश्चन आ रहे हैं वो इसी तरीके से सोल्व कर सकते हो आप, फैक्ट से नहीं। WRI का मुख्यालय की बात करें, WRI इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर। तो अगला है गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड्स। तो 18 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आई ET गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड्स में उत्तर प्रदेश को डिजिटल गवर्नेंस की विभिन्न श्रेणियों में 5 पुरस्कार प्रदान किए गए।
कौन कौन से प्रदान की किसे किसे मिले हैं? बात करें तो सार्वजनिक सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स और उभरती प्रौद्योगिकी सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड और यूपी पुलिस को ये प्राप्त हुआ है। दूसरा, स्मार्ट मोबिलिटी और परिवहन प्रौद्योगिकी में एक्स उत्कृष्टता के लिए यूपी एसआरटीसी को दिया गया है। इनोवेटिव डिजिटल हेल्थ सर्विस और पब्लिक हेल्थ डेटा एनालिटिक्स एरिया में हमीरपुर जिला प्रशासन के लिए दिया गया है। आगे, सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ाने में डिजिटल टेक्नोलॉजी का अभिनव उपयोग में यूपी डेवलपमेंट सिस्टम कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिया गया है। और पांचवा, डिजिटल गवर्नेंस में उत्तर प्रदेश सरकार को दिया गया है। किसके लिए? डिजिटल पहल और तकनीकी उन्नयन के जरिए प्रशासनिक कार्यों को बेहतर बनाने के लिए। तो डिजिटैक जो अवार्ड थे ये उत्तर प्रदेश को 5 श्रेणियों में प्रदान करे गए हैं। अगला टॉपिक देखते हैं। ये एक रोग रहा है बीच में चर्चा में, सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पेन एनसेफलाइटिस। चर्चा में क्यों है? उत्तर प्रदेश में खसरे के टीकाकरण की कम कवरेज के कारण सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पेन एनसेफलाइटिस एक गंभीर स्वास्थ्य चिंता बनी हुई है। जानते हैं इसके बारे में। SSPE यह एक प्रगतिशील और घातक मस्तिष्क विकार है। और डायरेक्ट पूछ ले कि सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पेन एनसेफलाइटिस से कौन सा मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये मानव मस्तिष्क, जो खसरा या रुबेला संक्रमण से जुड़ा होता है। आगे, यह संक्रमण होने के कई वर्षों बाद भी विकसित हो सकता है, भले ही व्यक्ति खसरे से पूरी तरह ठीक हो चुका हो। यह रोग मुख्यतः बच्चों और किशोरों में पाया जाता है और में महिलाओं की तुलना में महिलाओं की तुलना में अधिक देखा जाता है, यानी महिलाओं में कम होता है। हालांकि SSPE के मामले में दुनिया भर में देखे गए हैं दुनिया भर में देखे, लेकिन पश्चिमी देशों में यह एक दुर्लभ बीमारी मानी जाती है। इसके लक्षणों की बात करें, लक्षण क्या क्या है? तो इसमें प्रारंभिक लक्षणों में स्कूल के प्रदर्शन में गिरावट, भूलने की प्रवृत्ति, गुस्सा आना, ध्यान भटकना, स्लीपिंग सिकनेस या अनिद्रा, मतिभ्रम। इसके अतिरिक्त हाथ या शरीर की मांसपेशियों में अचानक झटके भी अनुभव किए जाते हैं। जैसे जैसे रोग बढ़ता है दौड़े पड़ने लगते हैं। असामान्य अनियंत्रित मांसपेशीय गतिविधियां हो सकती हैं। उपचार की बात करें तो इसका कोई अभी तक ट्रीटमेंट नहीं है, का कोई निश्चित इलाज उपलब्ध नहीं है। इस रोग में उच्च मृत्यु दर देखी जाती है। लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए एंटीवायरल मेडिसिन और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने वाली दवाई केवल दी जा सकती है। आगे बात करते हैं मॉडल गांव अभियान। चर्चा में क्यों है? उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या जिले के 1147 गांवों को मॉडल गांव बनाने के लिए अभियान शुरू किया है। अभियान के बारे में अब यहाँ से भी क्वेश्चन कि हाँ, ग्रामीण विकास को लेकर के यूपी सरकार कौन कौन से कदम उठा रही है, तो यहाँ पे भी आपके 5 और 6 में आप यहाँ से डायरेक्ट पॉइंट को डाल सकते हो। इस अभियान की शुरुआत अयोध्या जिले के तारुण ब्लॉक स्थित महानमऊ गांव से की गई है। पहले तो यही मॉडल गांव अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई है? अयोध्या जिले से। यहाँ से आगे नहीं पूछेगा वो, तारुण ब्लॉक। यह पहल 772 ग्राम पंचायतों में फैले 1147 गांवों को कवर करेगी। तो मॉडल गांव अभियान यदि यहीं पर क्वेश्चन पूछ ले कि मॉडल गांव अभियान से क्या तात्पर्य है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़कर आवागमन को सुगम बनाना, खुले में शौच से पूर्ण मुक्ति सुनिश्चित करना, कचरा निपटान और रिसाइकलिंग की प्रभावी व्यवस्था बनाना। मॉडल गांव आपको डेफिनेशन यदि ऐसा है तो डायरेक्ट आपको डेफिनेशन लिखनी होती है। मॉडल गांव वह होता है जहां स्वच्छता, सुरक्षित वातावरण और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होती है। ऐसे गांवों में खुले में शौच से पूर्ण मुक्ति, सभी घरों में शौचालय, सुरक्षित व स्वच्छ पेयजल उपलब्धता, गोबर के लिए कंपोस्ट गड्ढे, गीले और सूखे कूड़े के पृथक संग्रहण हेतु गड्ढे तथा संपर्क मार्गों की उपलब्धता जैसी सुविधाएं मॉडल गांव में होती हैं। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं हम, रडार कॉन्टैक्ट। चर्चा में क्यों है ये? तो रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए
परिवहन ट्रांसफरेबल योग्य रडार कौन सी अश्वनी की खरीद के लिए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 2906 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने? रक्षा मंत्रालय ने। इस वजह से गाजियाबाद में स्थित है, इसलिए ये चर्चा का विषय। अब बात करते हैं ये ट्रांसफरेबल रडार अश्वनी के बारे में। तो ये लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार अश्वनी एक सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किया गया चरणबद्ध एरे रडार है। इसका उपयोग उच्च गति वाले लड़ाकू विमानों, अनमैन्ड एरियल व्हीकल और हेलीकॉप्टर जैसे धीमी गति वाले लक्ष्यों की निगरानी के लिए किया जाता है। यह रडार अत्याधुनिक ठोस अवस्था प्रौद्योगिकी पर आधारित है। इसे इलेक्ट्रॉनिक एवं रडार विकास प्रतिष्ठान और डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। ये यहाँ से आप पॉइंट पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व की। चर्चा में क्यों रहा? पीलीभीत टाइगर रिजर्व नेपाल से आने वाले गैंडों के लिए एक नया अभ्यारण्य बनने की ओर अग्रसर है, इसलिए चर्चा में रहा है, जहां उनके लिए स्थायी आवास स्थापित करने का प्रयास तेजी से चल रहे हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व का लग्गा भग्गा क्षेत्र और नेपाल की शुक्ला फाटा सेंचुरी अभ्यारण्य से सटा हुआ है, जिसके कारण नेपाली गैंडे अक्सर यहाँ आवाजाही करते रहते हैं। इस क्षेत्र में घास के समृद्ध मैदान, पर्याप्त जल स्रोत, निर्बाध वन्यजीव गलियारे मौजूद हैं, जो इसे गैंडे की स्थिर आबादी के लिए एक आदर्श वातावरण बनाते हैं। प्रोजेक्ट राइनो की बात करें तो इसके तहत असम और नेपाल से गैंडों का स्थानांतरण किया जाएगा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में जानते हैं तो ये कहाँ अवस्थित है? ये उत्तर प्रदेश के पीछे एक ऐसे दुधवा टाइगर रिजर्व को पीसीएस में पूछा था क्वेश्चन कि दुधवा टाइगर रिजर्व क्यों कौन कौन से जिलों में अवस्थित है, तो ऐसे इसको भी पूछ सकता है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और शाहजहांपुर जिलों में स्थित है। इसे 2014 में टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था। इसे 2020 में इसने पिछले 4 वर्षों में बाघों की संख्या दुगनी करने के लिए इंटरनेशनल अवार्ड TX2 जीता। यह ऊपरी गंगा के मैदान में तराई आर्क परिदृश्य का लैंडस्केप का हिस्सा है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बात करें तो इससे गोमती नदी रिजर्व से निकलती है, जो शारदा, चूका और माला खन्नोट जैसी अन्य नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र। अब पूछ ले कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व से कौन सी नदियां बहती हैं, तो गोमती, शारदा, चूका और माला खन्नोट। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता सेनानी चित्तूर पांडे का स्मारक, जो सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे पहले यदि स्वतंत्र सरकार की स्थापना की थी वो चित्तूर पांडे ही थे। चर्चा में क्यों? उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ के रहने वाले थे? बलिया के। बलिया जिले में स्वतंत्रता, बलिया जिले में ही पहली सरकार इन्होंने बनाई थी, इसलिए सरकार ने बलिया जिले में स्वतंत्रता सेनानी चित्तूर पांडे के सम्मान में एक स्मारक बनाने की घोषणा की है। चित्तूर पांडे के बारे में बात करें, यह एक महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे, जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। उनकी वीरता और नेतृत्व क्षमता के कारण उन्हें क्या कहा जाता है? बलिया के शेर के नाम से जाना जाता है। 19 अगस्त 2022 सॉरी 19 अगस्त 1942 को चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया के क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश अधिकारियों को बाहर कर बलिया को स्वतंत्र घोषित कर दिया और एक अस्थायी राष्ट्रीय सरकार बनाई, जिसमें वे अंतरिम प्रशासक प्रधान बने। इस सरकार ने कलेक्टर को सत्ता सौंपने और सभी गिरफ्तार कांग्रेस नेताओं को रिहा करने में सफलता प्राप्त की थी। बात करते हैं महर्षि दधीची कुंड, ये भी चर्चा में रहा। 10 मार्च का करंट अफेयर है। तो 10 मार्च को 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने महर्षि दधीची कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा की है। इसके बारे में जानते हैं। दधीची कुंड का कहाँ है? ये नैमिषारण्य है। कहाँ पे है? सीतापुर में, लगभग 12 किलोमीटर दूर मिश्रिक क्षेत्र में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि संसार के सभी तीर्थों का जल इस कुंड में मिश्रित होता है, इसलिए इस क्षेत्र का नाम मिश्रिक पड़ा है। यह स्थान महर्षि दधीची से जुड़ा है, जिन्होंने अपनी अस्थियां दान कर वत्रासुर के वध हेतु देवताओं को वज्र प्रदान किया था। आगे देखते हैं नैमिषारण्य के बारे में। तो नैमिषारण्य कहाँ पे है? सीतापुर जिले में स्थित एक प्राचीन तीर्थ स्थल है,
यह स्थान गोमती नदी के किनारे स्थित है और इसे ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है। किसे? नैमिषारण्य को। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 88,000 ऋषियों ने यहाँ तपस्या की थी, जिसके कारण इसे हिंदू धर्म में पवित्र स्थल माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, स्वावलंबनी कार्यक्रम, यह योजना। तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर ने नीति आयोग के सहयोग से कहाँ पर? मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबन की शुरुआत की है। उद्देश्य क्या है इसका, स्वावलंबनी कार्यक्रम का? यह एक महिला उद्यमिता कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य महिलाओं को उद्यमशील मानसिकता विकसित करने, आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने और व्यावसायिक सफलता के लिए मार्गदर्शन प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। कार्यक्रम संरचना की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर ने उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम और महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रम, फैकल्टी विकास कार्यक्रम और वित्त पोषण सहित एक चरणवार उद्यमशीलता प्रक्रिया की शुरुआत की। इसके तहत सफल उद्यमियों को मान्यता दिया जाएगी, उनको पुरस्कृत किया जाएगा, जिससे अन्य को प्रेरणा मिल सके और प्रेरणा मिलने के साथ ही भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को आगे बढ़ाने के लिए एक स्पष्ट ढांचा भी स्थापित हो जाएगा। उच्च शिक्षा संस्थानों में उद्यमशीलता की संस्कृति को मजबूत करना, महिलाओं के लिए व्यवसाय सृजन को एक व्यवहारिक कैरियर मार्ग बनाना, भारत के आर्थिक परिवर्तन के प्रमुख चालक के रूप में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को बढ़ावा देना, ये इसके उद्देश्य होगा। अब बात करते हैं राइज ऐप यानी रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहेंसमेंट यानी राइज। चर्चा में क्यों है ये? उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों के नियमित टीकाकरण को सुनिश्चित करने के लिए रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहेंसमेंट यानी राइज ऐप को लागू किया। राइज ऐप के बारे में बात करें तो राइज रेस्पॉन्सिव इम्यूनाइजेशन सपोर्ट फॉर एवरीवन एक डिजिटल प्रशिक्षण और निगरानी प्लेटफॉर्म है जिसे टीकाकरण कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विकसित किया गया है। यह ऐप रियल टाइम अपडेट प्रदान करता है, जिससे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को टीकाकरण शेड्यूल, सुरक्षा प्रोटोकॉल, कोल्ड चेन प्रबंधन और टीकाकरण के बाद प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी में सहायता मिलेगी। किससे? राइज ऐप से। आगे बढ़ते हैं। राइज ऐप भारत सरकार को मिशन इंद्रधनुष संबंधित किससे है? अब बताओ किससे संबंधित है? तो ये टीकाकरण से संबंधित है। को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा। उद्देश्य की बात करें, इस पहल का लक्ष्य है टीकाकरण कवरेज में वृद्धि, हिचकिचाहट वाले परिवारों की पहचान, समुचित टीकाकरण सुनिश्चित करना है। ये ऐप पारंपरिक प्रशिक्षण पद्धतियों को डिजिटल शिक्षण प्रणाली से प्रतिस्थापित कर टीकाकरण की सुरक्षा और प्रभावशीलता को अधिक सुदृढ़ करेगा। प्रशिक्षण और क्रियान्वयन प्रक्रिया की बात करें तो प्रदेश के सभी 75 जिलों में जिला स्तरीय अधिकारियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित इसके लिए किया जा चुका है। बात करते हैं वाराणसी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। चर्चा में क्यों रहा? हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड और इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच कहाँ पे? वाराणसी में एक अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने हेतु मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जानते हैं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के बारे में। तो इसका उद्देश्य सड़क, रेल व जल मार्गों से निर्बाध माल ढुलाई और कम लागत, व्यापारिक दक्षता को बढ़ाकर आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है। महत्व और प्रभाव की बात करते हैं तो 150 एकड़ में फैले इस पार्क का नेशनल हाईवे 7 और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर से सीधा जुड़ाव होगा, जिससे माल परिवहन सुगम और वहनीय होगा। नेशनल वाटरवेज 1 से संपर्क होने के कारण जलमार्ग के माध्यम से भी माल परिवहन की सुविधा मिलेगी, जिससे परिवहन लागत में कमी आएगी। इस लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण से महत्वपूर्ण निवेश आसपास के एरिया में आकर्षित होगा, जिससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारियों, उद्योगों और एमएसएमई को लाभ होगा, जिससे उत्पादन और निर्यात में वृद्धि होगी। इस परियोजना से स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। ये भी आपका मेंस के लिए, यदि इकोनॉमी कोई टॉपिक जोड़ना हो
तो जोड़ सकते हैं। बात करते हैं ताज ट्रेपेजियम जोन। 5 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने ताज ट्रेपेजियम जोन प्राधिकरण को इस क्षेत्र में वृक्षों की गणना करने के लिए फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को नियुक्त करने का निर्देश दिया है। तो ताज ट्रेपेजियम जोन के बारे में जानते हैं क्या है, क्योंकि चर्चा में रहा है तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। ताज ट्रेपेजियम जोन ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए उसके चारों ओर 10,400 वर्ग किलोमीटर का निर्धारित एक क्षेत्र है। कितना? 10,400 वर्ग किलोमीटर। इसका यह नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यह ताजमहल के चारों ओर स्थित है और इसका आकार समलंब चतुर्भुज जैसा, इसलिए ट्रेपेजियम नाम रखा गया। इसमें बात करें ट्रेपेजियम जोन में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट शामिल है, जैसे ताजमहल हो गया, आगरे का किला हो गया और फतेहपुर सीकरी भी शामिल है। इसमें उत्तर प्रदेश के आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस और एटा जिले और राजस्थान का भरतपुर जिला भी इसमें ताज ट्रेपेजियम जोन में शामिल है। यानी उत्तर प्रदेश के 4 जिले, सॉरी 5 जिले उत्तर प्रदेश के और एक है भरतपुर राजस्थान का, ट्रेपेजियम जोन में शामिल है। इस क्षेत्र में उद्योगों की श्रेणियों को भी 4 जोनों में बांटा गया है, जिन्हें लाल, हरा, नारंगी और सफेद वर्ग में रखा गया है। अगला है ये COAIE-MA सम्मेलन। चर्चा में क्यों? 8 मार्च 2025 को लखनऊ में 8वें इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एशियन इंडस्ट्री एंड इमर्जिंग मार्केट अलायंस सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। कहाँ पर? लखनऊ में 8 मार्च को। क्या है? कोई ईमा, काउंसिल ऑफ एशियन इंडस्ट्री एंड इमर्जिंग मार्केट अलायंस। इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ। अब बात करते हैं कोई ईमा सम्मेलन के बारे में। यह सम्मेलन लखनऊ स्थित अंबालिका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में आयोजित, यह एक संस्था है लखनऊ में जहाँ पे यह आयोजित किया गया। इसमें उद्योगों के बीच सहयोग को सशक्त करने और सतत विकास को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। विभिन्न देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और उद्योग विशेषज्ञ इस सम्मेलन में भागीदार बने। इसका मुख्य उद्देश्य है एशियाई देशों के उद्योग और नवाचार क्षेत्र को प्रगति और सशक्तिकरण की दिशा में प्रोत्साहित करना। बात करते हैं आगे। अगला टॉपिक है महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप। ये 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर उत्तर प्रदेश के कहाँ पर? लखनऊ में खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? लखनऊ में। इस चैंपियनशिप के बारे में जानते हैं। तो इस चैंपियनशिप का आयोजन वही खेल मंत्रालय और साई भारतीय खेल प्राधिकरण और ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन द्वारा किया गया। तो इसमें किसने, कौन से, कितने शहर ने, किस शहर ने कितने पदक जीते, ये जानने की जरूरत है, इतना नहीं पूछेगा। लखनऊ ने 4 गोल्ड, 4 रजत, 6 कांस्य, आगरा 4 गोल्ड, 1 रजत, मथुरा और फरुखाबाद 1-1 गोल्ड। ताइक्वांडो के बारे में जानते हैं क्या है? ताइक्वांडो एक कोरियाई मार्शल आर्ट है जिसमें पंचिंग और किकिंग तकनीकों की विशेषता होती है। इसमें सिर की ऊंचाई वाली किक, स्पिनिंग जंप किक और फास्ट किकिंग तकनीकों पर जोर दिया जाता है। यह केवल शारीरिक कौशल ही नहीं बल्कि मानसिक शक्ति को भी विकसित करता है। अगला टॉपिक है इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ये भी आपको यदि क्वेश्चन पूछता है कि सोलर एनर्जी को लेकर के सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन कौन सी पहल की गई है, तो ये भी आप यहाँ से डाल सकते हैं कि इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना की जा रही है। कहाँ? 8 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में अवाडा समूह की 5 गीगावाट की इंटीग्रेटेड सौर मैन्युफैक्चरिंग इकाई का शिलान्यास किया। कहाँ पर? गौतम बुद्ध नगर नोएडा में। साथ ही 1.5 गीगावाट सौर मॉड्यूल विनिर्माण इकाई का भी लोकार्पण किया। अवाडा ग्रुप एक भारतीय कंपनी है, हरित ऊर्जा कंपनी, जिसका मुख्यालय हम बात करें तो मुंबई में, जो सौर, पवन, पंप हाइड्रो और हरित ईंधन के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में कार्यरत है। आगे बात करते हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार यह पहल न केवल अक्षय ऊर्जा में हमारे राज्य के योगदान को मजबूत करती है बल्कि रोजगार को भी बढ़ावा देगी और $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के हमारे दृष्टिकोण का समर्थन भी करती है। यह प्रयास
2026-27 तक उत्तर प्रदेश के सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य जो हमने रखा है 22,000 मेगावाट तक पहुंचाने के लक्ष्य में भी योगदान देगा। साथ ही जो 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन प्राप्त करने का दृष्टिकोण है उसके लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। आगे बात करते हैं, महापुरुषों पर कई योजनाएं अभी चलाई गई हैं उत्तर प्रदेश में, तो हम इन्हें जान लेते हैं, लेकिन ये आपको मेंस में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। महत्वपूर्ण योजना की बात करें तो माता सबरी के नाम पर कृषि मंडियों में कैंटीन और विश्रामालय, माता सबरी के नाम पर कृषि मंडियों में ये आश्रम बनाए जाएंगे जिनमें किसान और श्रमिकों को सस्ती दर पर भोजन और विश्राम की सुविधा मिलेगी। इसी प्रकार से सरकार ने अयोध्या में भी सबरी के नाम पर एक भोजनालय स्थापित किया है। दूसरा, सरदार पटेल के नाम पर जनपदीय आर्थिक क्षेत्र, प्रत्येक परिवार से कम एक व्यक्ति को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से जनपदीय आर्थिक क्षेत्र को रोजगार जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। आगे देखते हैं, महिला अहिल्याबाई होलकर के नाम पर श्रमजीवी महिला हॉस्टल, यहाँ से पूछ लिया कि हाँ महिला श्रमजीवी हॉस्टल के बारे में, तो ये किसके लिए? कामकाजी महिलाओं के लिए बनारस, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी और आगरा में वर्किंग वुमेन हॉस्टल स्थापित किए जाएंगे। पूछ ले कि श्रमजीवी महिला हॉस्टल कहाँ कहाँ पे स्थापित किए जा रहे हैं, तो ये यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, महारानी लक्ष्मीबाई मेधावी छात्र स्कूटी योजना, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर मेधावी छात्रों को स्कूटी प्रदान करने की योजना लागू की गई। आगे बात करते हैं, संत रविदास कबीरदास के नाम पर सीएम मित्र पार्क योजना, मानवता और श्रम के महत्व को प्रचारित करने वाले कबीरदास प्रदेश में 10 टेक्सटाइल पार्क एक साथ कितने स्थापित किए जाएंगे? 10 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएंगे। और जो अभी जो बन रहा है पीएम मित्र पार्क, ये भी आपका लखनऊ और हरदोई की सीमा पर बन रहा है। संत रविदास के नाम पर चर्मोद्योग पार्क, तो इसको चर्म उद्योग पार्क कहाँ बनाए जा रहे हैं? तो इसके लिए हम संत रविदास के नाम पर प्रदेश 2 लेदर पार्क स्थापित किए जाएंगे। इनमें से एक लेदर पार्क आरगुरा में स्थापित होगा। यह योजना चर्म उद्योग को नई दिशा देने के साथ साथ हजारों कारीगरों और श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के नाम पर लखनऊ में सीड पार्क, लखनऊ में सीड पार्क की स्थापना, उद्देश्य क्या? किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज और कृषि से संबंधित संसाधन उपलब्ध कराना। नगरीय क्षेत्रों में लाइब्रेरी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जन्म शताब्दी वर्ष को चिन्हित करते हुए प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए बजटीय प्रावधान किया गया है। भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर छात्रावास, समाज कल्याण छात्रावासों के पुनर्निर्माण और नवनिर्माण की योजना अम्बेडकर को समर्पित की गई। इस पहल से दलित, पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को शिक्षा में सहायता मिलेगी। बिरसा मुंडा को समर्पित 2 जनजाति म्यूजियम की स्थापना की जा रही है 150वें जन्म वर्ष के अवसर पर। कहाँ पर? पहला मिर्जापुर में और दूसरा सोनभद्र में 2 जनजाति म्यूजियम स्थापित किए जा रहे हैं। आगे हम बात करते हैं, योजना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहाँ से आपको मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है। सरकार एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए, युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रही है इसको लेकर के, तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत कहाँ पे? गोरखपुर और बस्ती के 2500 लाभार्थियों को 100 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया। प्रधानमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के बारे में जानते हैं, तो इस योजना के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करके 1 लाख युवा उद्यमियों को तैयार करना है। प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा, कितनों को? 1 लाख युवा उद्यमियों को। सरकार ने इस पहल का समर्थन करने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 1000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया था। इसे राज्य भर में शिक्षित कुशल युवकों को सशक्त बनाने, स्वरोजगार के अवसरों को सुविधाजनक बनाने, नए एमएसएमई की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। जिन लाभार्थियों ने सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजना जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना,
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, 10 ईयर टूल किट योजना, SC ST OBC ट्रेनी योजना और उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया है वे सहायता के लिए पात्र हो। तो यहाँ से आपको पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी चर्चा में क्यों। ये है लोहुम कंपनी ने ग्रेटर नोएडा, कहाँ पर, देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले तो कहाँ, ग्रेटर नोएडा में देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी की शुरुआत की गई। उत्पादन क्षमता और दक्षता कितनी है इसकी, तो यह रिफाइनरी 1000 मेट्रिक टन बैटरी ग्रेड लिथियम सालाना उत्पन्न करेगी और वर्ष 2029 में इसकी क्षमता 20,000 टन हो जाएगी। ई वेस्ट से निकलने वाले ब्लैक मास को रिसाइकिल कर उसमें से लिथियम उत्सर्जित किया जाएगा। लिथियम के बारे में जानते हैं। लिथियम क्या है, एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक है Li। यह एक नरम और चांदी के समान सफेद धातु है। मानक परिस्थितियों में यह सबसे हल्की धातु और सबसे हल्का ठोस तत्व है। यह अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और ज्वलनशील है, अतः इसे खनिज तेल के रूप में संग्रहित किया जाना चाहिए। यह क्षार्य एवं एक दुर्लभ धातु है। आगे बढ़ते हैं। 5 शहरों को मिलेगी यूनेस्को की मान्यता, चर्चा में क्यों। तो उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए, यानी ये आपके पेपर में पूछे कि सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो आपको यहाँ पता होना चाहिए। तो करने और उसे विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से 5 शहरों को इंटेंजिबल हेरिटेज और क्रिएटिव सिटी के रूप में यूनेस्को की मान्यता हेतु आवेदन करने वाले। ठीक है, चयनित शहर की बात करें कौन कौन से, तो पहला हो गया कन्नौज का इत्र, ब्रज की होली, वाराणसी की गंगा आरती, फिरोजाबाद की कांच कला और आजमगढ़ निजामाबाद की ब्लैक पोट्री। आगे बात करते हैं ताज महोत्सव। 18 फरवरी से 2 मार्च तक आगरा के शिल्प ग्राम में ताज महोत्सव का आयोजन किया गया। तो आयोजन के बारे में जानते हैं। ताज महोत्सव में भारतीय कला, शिल्प, संगीत, नृत्य और व्यंजनों का अनूठा संगम देखने को मिलता है। महोत्सव के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक प्रोग्राम, शिल्प प्रदर्शनियां और खाद्य मेले का आयोजित किए गए। आयोजन की बात करें, यह ताज महोत्सव का 33वां संस्करण था जिसका आयोजन ताज महोत्सव समिति द्वारा किया गया। ताज महोत्सव की बात करते हैं। यह आगरा के शिल्प ग्राम में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक जीवंत 10 दिवसीय उत्सव है। यह उत्सव 18वीं और 19वीं सदी के दौरान उत्तर प्रदेश में विकसित समृद्ध मुगल व नवाबी संस्कृति से प्रेरित है। उद्देश्य, इसकी शुरुआत की बात करें तो 1992 में आगरा के स्थानीय कारीगरों और परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। अगला है टॉपिक है, लास्ट होगा ये, हाल ही में ये इलेक्रामा 2025 हाल ही में कहाँ पर, ग्रेटर इंडिया के इंडिया एक्सपो मार्ट में इलेक्रामा 2025 का आयोजन किया गया। क्या है ये कार्यक्रम 22 से 26 फरवरी तक आयोजित किया गया। इसका यह 16वां संस्करण था। इसे IEEMA द्वारा आयोजित किया गया। इसमें भारत सहित दुनिया भर की विद्युत और ऊर्जा तकनीकों का प्रदर्शन भी किया गया। कौन कौन सी, जैसे मोबिलिटी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल ऊर्जा तकनीक, ट्रांसफार्मर, स्विच गियर, इंसुलेटर, HVDC सिस्टम, फॉल्ट डिटेक्शन और ऑटोमेशन सिस्टम, औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए ड्राइव और नियंत्रण प्रौद्योगिकी। इलेक्रामा के बारे में हम बात करें तो यह भारतीय विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का सबसे बड़ा और प्रमुख कार्यक्रम है जो बिजली क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। यह कार्यक्रम हर 2 साल में आयोजित किया जाता होता है और यह देश में विद्युत उद्योग के सबसे बड़े समागम के रूप में जाना जाता है। इस वीडियो में इतना ही। मार्च का जो कंप्लीट करंट अफेयर था यूपी का, वो आपका इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। और यदि आपको ये इसका PDF चाहिए तो PDF आपको इसका टेलीग्राम पर मिल जाएगा। थैंक यू।